नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप नागवंशी आप सबका एक बार पुनः स्वागत करता हूं इस महत्वपूर्ण सेशन में। जैसे कि आप सबको पता है, हम लोग बाल मनोविज्ञान की कक्षाएं चला रहे हैं और साथ में हम लोग एमसीक्यू क्लासेस भी देख रहे हैं, जहां पे हम लोग देख रहे हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हो सकते हैं आपके हॉस्टल वार्डन के लिए और साथ में वो शिक्षक भर्ती के लिए भी इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, तो इसी कड़ी में आज हम लोग बुद्धि टॉपिक पे एमसीक्यू सेशन नहीं चलाने वाले हैं। इस सेशन के दो पार्ट होंगे। शुरुआत के जो 8 से 10 मिनट हैं उन विद्यार्थियों के लिए समर्पित रहेगा जिनको सिर्फ और सिर्फ बुद्धि टॉपिक से क्वेश्चंस चाहिए। क्वेश्चन तो मिलेंगे ही आपको 10 मिनट तक। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ को और बताने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको इससे और ज़्यादा क्वेश्चंस मिले। एक एक क्वेश्चंस में 2-2 3-3 क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि मैंने 2 क्लास ली है। आप जाके चैनल पर देखेंगे तो इसको मैंने पूरी डिटेल में पढ़ा दिया है। उसके बाद मैं एमसीक्यू क्लास लाया हूँ। बुद्धि के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह वातावरण से प्रभावित नहीं होता, वंश क्रम इसे प्रभावित नहीं कर सकती। यह किसी एक विशिष्ट योग्यता होती है, यह योग्यताओं का समूह होता है। इसको आपको याद रखना है। बुद्धि सिर्फ एक एबिलिटी आपके पास है, उसको सिर्फ बुद्धि नहीं कहेंगे। आपके पास सेट ऑफ कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास योग्यताओं का, क्षमताओं का समूह होना चाहिए, तब आप बुद्धिमान होते हो। जब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको और मिलेगी। मैं सीधे क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। निम्न में से कौन सी एक बुद्धि की विशेषता नहीं है? यह जन्मजात होती है, यह समायोजन, अधिगम एवं अमूर्त चिंतन की योग्यता है। आपने क्लास देखा हो तो सभी चीज़ें आपके पास है ना, इमेज की तरह आ रहा होगा, क्योंकि बहुत अच्छे से हमने समझा था। यह व्यक्ति को उद्देश्यपूर्ण क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। बुद्धि एक आयामी होती है एवं सभी में, ठीक है, बुद्धि एक जैसी होती है। एक कथन गलत है। इसने कहा था कि कौन सी विशेषता नहीं है। आपको पता है बुद्धि की विशेषता है कि वो जन्मजात बिल्कुल होती है। वो समायोजन, अधिगम एवं अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है। समायोजन की चिंता होती है, अधिगम मतलब सीखना होता है, ठीक है, अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है, बिल्कुल होती है। यह व्यक्ति को उद्देश्यपूर्ण क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है, बिल्कुल करती है। लेकिन ये कह रहा है कि इसकी विशेषता कौन सी नहीं है, एक आयामी होती है ऐसी, ठीक है, इसकी विशेषता नहीं है। बुद्धि जो है बहुआयामी होती है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि नई परिस्थितियों में समायोजन की क्षमता है। बुद्धि नई परिस्थितियों में समायोजन की क्षमता है, यह कथन किसका है? अब हम लोग परिभाषाओं में जा रहे हैं, तो याद रखना है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। आप देख पा रहे होंगे, बट कहते हैं बुद्धि नई परिस्थितियों में समायोजन की क्षमता है। साथ में हम लोग आगे देखेंगे क्रूज के बारे में, स्टर्न के बारे में, काल्विन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, तार्किक ढंग से चिंतन करने एवं प्रभावशाली ढंग से क्रिया करने की क्षमता बुद्धि है। यह कथन किसका है? आपको पता है सबसे पहले परिभाषा तो बोरिंग ने दी थी। ठीक है, सबसे पहले परिभाषा किसने दी थी? बोरिंग ने। लेकिन व्यापक और मान्य परिभाषा वेस्लर के द्वारा आता है और वो कहते हैं कि उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, तार्किक ढंग से चिंतन करने, प्रभावशाली ढंग से, ठीक है, क्रिया करने की क्षमता बुद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि को समायोजन की क्षमता के रूप में देखने वाले वैज्ञानिक कौन कौन है? ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किन किन वैज्ञानिकों ने कहा है कि बुद्धि समायोजन की क्षमता है, परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बिठाने की क्षमता है? ये किन किन ने कहा है? आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, बर्ट है, क्रूज है, बकिंघम है, गाल्टन है। 1 2 3 4। आपको इनको इस तरह से चुनना है कि सिर्फ 1-2 सही है, या फिर सिर्फ 2-3 सही है, या फिर सिर्फ 3-4 सही है, या फिर 1-2-3-4 सभी ने कहा है। तो आपको मैंने क्लास में बताया था कि बर्ट एवं क्रूज और साथ में ईस्टर्न और काल्विन ये मानते हैं कि बुद्धि समायोजन की योग्यता है। तो समायोजन की योग्यता के रूप में बुद्धि को मानने वाले हैं, ठीक है, बर्ट एवं क्रूज। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। साथ में ईस्टर्न और काल्विन का नाम भी आप याद रखेंगे, आगे एक्सप्लेन करेंगे तो ये चीज़ और आएगा। तो ये सभी कथन आपके नीचे वाले गलत हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि सीखने एवं अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है। इस पूरी सेशन में मैं कहूँ तो एकमात्र मेरे से टाइपिंग मिस्टेक हुई है और ये सेट करते वक्त पता चला, और इसको मैं बदल नहीं सकता था। इसको मैं सीधा बता देता हूँ, बुद्धि सीखने एवं अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है, यह कथन थॉर्नडाइक का है ना, इसको आपको याद रखना है। ये थॉर्नडाइक का कथन है। थॉर्नडाइक इनका कथन है, वो कहते हैं कि बुद्धि सीखने एवं अनुभव से लाभ उठाने की, ठीक है, क्षमता है। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि अमूर्त वस्तुओं के संदर्भ में
हमने कहा कि बुद्धि समायोजन की है ना योग्यता है, वो कौन कौन आए। फिर आपको पूछा जा सकता है कि बुद्धि को अधिगम की योग्यता मतलब सीखने की योग्यता के रूप में मानने वाले वैज्ञानिक कौन कौन है, उनके भी नाम आएगा। तो हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तो ये चीज़ आएगा। फिर आपको पूछा जा सकता है कि अमूर्त चिंतन के रूप में मानने वाले वैज्ञानिक कौन कौन से हैं। उनमें से मैं एक क्वेश्चन आपके लिए बनाया है कि बुद्धि अमूर्त वस्तुओं के संदर्भ में विचार करने की योग्यता है, स्टर्न का है, स्पीयरमैन का है या फिर टर्मन का है। मैंने आपको कहा था कि टर्मन है जिन्होंने कहा है कि बुद्धि अमूर्त वस्तुओं के संदर्भ में विचार करने की योग्यता है। इसके अलावा और भी उन्होंने कहा था। साथ में आपको यहीं पे याद रखना है, यहीं पे मैं इसको बता देता हूँ कि अमूर्त चिंतन के रूप में बुद्धि को मानने वाले वैज्ञानिकों के नाम में आपको याद रखना है बिने के बारे में। कौन? बिने, ठीक है। उसके बाद याद रखना है आपको स्पीयरमैन और अभी अभी आपने देखा टर्मन। ये तीनों का नाम याद रख लेना और कैसे भी करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। आप इनको पकड़ लेना कि अमूर्त चिंतन के बारे में इन्होंने कहा है। इनके अलग अलग स्टेटमेंट भी है, ठीक है, सेपरेट, उसको भी मैंने आपको क्लास में बताया था। साथ में एक्सप्लेन करेंगे तो देखेंगे। बिने के अनुसार बुद्धि क्या है, अब आपको यहाँ पे पता भी चल जाएगा। बिने के अनुसार बुद्धि क्या है? तर्क, निर्णय एवं आत्म आलोचन की योग्यता है, पहचानने एवं सीखने की योग्यता है, नवीन परिस्थितियों में समायोजन की क्षमता है या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला आपको याद रखना है। बिने के अनुसार, ये बिने कहते हैं कि बिने के अनुसार बुद्धि में जो है 4 शब्द निहित होते हैं। बिने क्या कहते हैं? बुद्धि में 4 शब्द निहित होते हैं। आगे मैंने क्वेश्चन रखा भी है। वो कहते हैं ज्ञान होता है, आविष्कार होता है, निर्देश होता है, आलोचन होता है, ठीक है। उसी से एक परिभाषा निकल के आया, तर्क, निर्णय एवं आत्म आलोचन की योग्यता एवं क्षमता बुद्धि है। ये बिने का स्टेटमेंट है, बिने के द्वारा परिभाषित किया गया है। आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। थॉर्नडाइक एवं गैरिट ने बुद्धि के कौन से प्रकार नहीं बतलाए? मैंने आपको क्लास में कहा था कि थॉर्नडाइक एवं गैरिट ये दोनों ने बुद्धि के प्रकार बतलाए हैं और बुद्धि के 3 प्रकार बतलाए हैं। उन्होंने कहा कि मूर्त बुद्धि होता है, जी हाँ बिल्कुल होता है। उन्होंने कहा अमूर्त बुद्धि होता है, उन्होंने कहा सामाजिक बुद्धि होता है। लेकिन उन्होंने आर्थिक बुद्धि जैसे कोई बात उन्होंने नहीं की। उनके द्वारा 3 बुद्धियों के बारे में बताया गया है, जो कि मूर्त है, अमूर्त बुद्धि है और फिर सामाजिक बुद्धि है। अब पूछा जाता है कि मूर्त बुद्धि क्या है, अमूर्त बुद्धि क्या है, सामाजिक बुद्धि क्या है। अलग अलग तरीके से आप देखेंगे क्वेश्चन आपके पास आएगा, आपको समझ में आ जाएगा। वह व्यक्ति जो मशीनी कार्य से जुड़ता है, जैसे इंजीनियर, मैकेनिक, इनमें निम्न में से कौन सी बुद्धि पाई जाती है? तो मूर्त बुद्धि है, अमूर्त बुद्धि है या फिर सामाजिक बुद्धि है या फिर आर्थिक बुद्धि? आर्थिक बुद्धि तो ऐसा है ही नहीं, ठीक है। तो आपको याद रखना है वो मूर्त बुद्धि है। मैंने कहा था कि मूर्त बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं और यांत्रिक बुद्धि का अर्थ मशीन होता है। मतलब इस बुद्धि वाले व्यक्तियों में, ठीक है, मशीनी कार्य में ज़्यादा रुचि होती है। हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ऐसी मानसिक क्षमता जिससे मानव अच्छे से पढ़ना, ऐसी मानसिक क्षमता जिससे मानव, ठीक, उसके सामने जो चीज़ है, उसके सामने की चीज़ों में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन लाता है और उसे उपयोगी बनाता है। उसके सामने पड़ी हुई है चीज़ें, उनमें से जो दिख रही है, उसका कार्य दिख रहा है, ठीक है, उनमें निम्न में से कौन सी बुद्धि पाई जाती है? क्या वो अमूर्त होती है या फिर मूर्त होती है या फिर सामाजिक होती है? तो क्या होती है? मूर्त बुद्धि होती है। आपको याद रखना है, क्योंकि सामने कर रहे हो, जो दिख रहा है आपका कार्य हो रहा है, जो सामने दिख रहा है, सामने की चीज़ों से आप कार्य कर रहे हो, उसको उपयोगी बना रहे हो। दिख रहा है मतलब वो मूर्त है, ठीक है, और नहीं दिखना मतलब वो अमूर्त है। जैसे कि दार्शनिक, एक दार्शनिक में, अच्छा इसको बता ही दिया मैं, एक दार्शनिक में निम्न में से कौन सी बुद्धि पाई जाती है? एक दार्शनिक क्या करता है? चिंतन ही करता है। क्या उसकी चिंतन दिखती है? नहीं दिखती। मतलब क्या हो गई वो? अमूर्त बुद्धि हो गई। इसको हम लोग अभी और समझेंगे आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बुद्धि वाले व्यक्ति एक अच्छा राजनेता होता है? ठीक है, एक अच्छा राजनेता होता है जो कि प्रभावपूर्ण व्यवहार करता है, अच्छा आचरण करता है, सद्भाव से वो रहता है, सदाचरण करता है, मिलजुल के रहता है, सामाजिक कार्यों में हाथ बटाता है, ठीक है, तभी तो राजनेता बनेगा। तो याद रखना, एक राजनेता में सामाजिक बुद्धि पाई जाती है। आईक्यू का कॉन्सेप्ट किसने दिया? मैंने आपको कहा था कि आईक्यू का कॉन्सेप्ट देते हुए स्टर्न ने कहा था, ठीक है, आईक्यू बराबर MA/CA होना चाहिए। फिर आगे चल के टर्मन कहते हैं कि नहीं भाई, इसमें है ना *100 भी लगाएं। तो आईक्यू का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, किन से आया? तो आपको स्टर्न का नाम याद रखना है। आईक्यू का कॉन्सेप्ट देने वाले स्टर्न है। क्लियर है? अब इसी पे संशोधित करते हुए 100 लगा के मैं बताऊंगा आईक्यू क्या है, हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तब
क्योंकि अभी सिर्फ उन विद्यार्थियों को क्वेश्चंस दे रहे हैं जिन्होंने पढ़ के यहाँ पे आया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक्सप्लेन करेंगे आईक्यू का फॉर्मूला किसने दिया था। तो टर्मन के द्वारा दिया जाता है, जो कहते हैं कि आईक्यू बराबर होता है एम ए मतलब मेंटल एज होती है ना, मैंने आपको पढ़ाया था। एम ए मतलब मेंटल एज, और उसके बाद हो जाएगा अपान सी ए इंटू 100। सी ए मतलब क्या हो जाएगा उनके, ठीक है, करंट एज बोल लो, क्रोनोलॉजिकल एज बोल लो, कालानुक्रमिक एज, या फिर आयु, जो वास्तविक आयु होता है, जिस आयु में वो रह रहा है। तो ये जो फार्मूला देने का कार्य किसने किया है, टर्मन के द्वारा, ठीक है, किया गया। और आपको याद रखना इसका कॉन्सेप्ट स्टर्न ने दिया था, फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। लेकिन इसके पहले तो टेस्ट हुए, तो सबसे पहले बुद्धि पे परीक्षण किया था बिने एम साइमन ने। और यही कारण है कि बिने को, ठीक है, आपको याद रखना है, क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट कहा जाता है। आगे हम लोग देखेंगे बुद्धि लब्धि, जिसे हम लोग आईक्यू कहते हैं, ठीक है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन। इसका फार्मूला क्या होता है एग्जैक्ट आपको पूछा जा सकता है, याद रखना। आईक्यू बराबर एम ए अपान सी ए होता है। क्या आईक्यू बराबर, ठीक है, एम ए अपान सी ए इंटू 100 होता है? क्या आईक्यू बराबर एम ए अपान सी ए इंटू 10 होता है? ठीक, तो ये सभी कथन तो आपके गलत हो जाएंगे। मैंने अभी अभी आपको बताया था, इसको रट लो अच्छे से। आईक्यू बराबर या फिर बुद्धि लब्धि बराबर, उसको वो हिंदी में भी लिख सकता है, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु अपान, ठीक है, क्या बोलेगा, कालानुक्रमिक आयु, ठीक है, गुणा 100, ऐसा वो हिंदी में बोल सकता है। इंग्लिश में भी बोल सकता है, बोलेगा सीधा आईक्यू इक्वल टू, ठीक, मेंटल एज अपान क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया, स्टर्नबर्ग ने दिया, स्पीयरमैन ने दिया, ठीक है, या फिर बिने ने दिया, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको मैंने बताया था वो स्पीयरमैन ने दिया। किसने दिया, स्पीयरमैन ने दिया। यही पे एक चीज और याद रखना, बुद्धि के त्रिकारक सिद्धांत बोले, मैंने अभी त्रितंत्र नहीं कहा, दोनों में अंतर है, याद रखना है ना। त्रिकारक बोले, त्रिकारक, तो भी आपको आंसर करके आना स्पीयरमैन। तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, ठीक है, या फिर बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया, तो किसने दिया है, स्पीयरमैन ने दिया है। इसको आपको याद रखना है। ये कहते हैं, मैं एक्सप्लेन बताऊंगा, ये कहते हैं कि जी और एस फैक्टर होती है, इसको हम लोग समझेंगे। पहले आपको मैं क्वेश्चन दे देता हूँ। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत अनुसार वह कारक जो व्यक्ति में जन्मजात होता है, देखो यहीं पे भी इसका आंसर आपको मिल जाएगा, जन्मजात होता है वो कौन सा है। वो दो फैक्टर की बात करते हैं जो द्विकारक सिद्धांत है, वो कहते हैं एक जी फैक्टर है, एक एस फैक्टर है। जी फैक्टर जन्मजात होती है, जनरल फैक्टर जन्मजात होती है। स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में कौन सा तंत्र शामिल नहीं होता। पहली चीज तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि त्रितंत्र का सिद्धांत किसने दिया, यहीं पे आंसर है क्वेश्चन में ही, ठीक, किसने दिया, स्टर्नबर्ग ने दिया। स्टर्नबर्ग का इस सिद्धांत में कहना था कि बुद्धि जो है सूचना संसाधित से जुड़ता है, सूचनाओं को इकट्ठा करने से जुड़ता है। इकट्ठा करते वक्त 3 तंत्र काम करते हैं। उन्होंने कहा कि व्यवहारिक तंत्र होता है, सृजनात्मक तंत्र होता है, विश्लेषणात्मक तंत्र होता है, लेकिन भाषाई बुद्धि या फिर भाषाई तंत्र जैसे उन्होंने कोई चीज उपयोग नहीं किया। बुद्धि के ग्रुप फैक्टर थ्योरी के जनक कौन है, थर्स्टन के बारे में यहाँ पे कंफ्यूज ना होना, ग्रुप फैक्टर बोले थर्स्टन आएगा, आपको बोले बहुकारक या फिर आपको बोले बहुबुद्धि सिद्धांत तो समूह कारक बोले थर्स्टन, बहुबुद्धि बोले तो हार्वर्ड गार्डनर, इसको आपको याद रखना है। गिलफर्ड ने अपनी बुद्धि के सिद्धांत में विषय वस्तु के अंतर्गत निम्न में से किसे नहीं रखा है। और ये बहुत बड़ा थ्योरी है, ठीक है, इसको मैंने आपको क्लास में बताया था, उसी में ही 7-8 मिनट लग गया था, इसको समझा नहीं रहा हूँ, क्लास में जाके आप अच्छे से देखना। तो उन्होंने विषय वस्तु के अंतर्गत दृष्टि रखा था, श्रवण रखा था, शाब्दिक रखा था, मूल्यांकन को नहीं रखा था। मूल्यांकन संक्रिया के अंतर्गत था, आपको याद होगा तो, ठीक है, किसके अंतर्गत था, ये संक्रिया के अंतर्गत था। इसके बाद हम लोग उत्पाद की वहां पे बात किए थे। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, नो डाउट, इसको तो आप अच्छे से रट लो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हार्वर्ड गार्डनर या फिर एच गार्डनर के द्वारा यहाँ दिया जाता है। मैं काफी अच्छे से बताऊंगा जब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। एच गार्डनर का बुद्धि को लेकर क्या मानना था, क्या मानते थे बुद्धि को लेके, क्या वो ये मानते थे कि बुद्धिमापन का व्यापक पैमाना आईक्यू है, ठीक है, बिल्कुल नहीं, वो तो इसके विरोध में थे, तो ये नहीं हो सकता। बुद्धि सभी में एक तरह होती है जो उसे सामान्य कार्य में मदद करती है, ये भी बिल्कुल नहीं, वो एक तरह तो कभी नहीं बोले हैं बुद्धि को, ये भी गलत है। बुद्धि में सिर्फ एक विशिष्ट गुण होता है। एक विशिष्ट गुण क्यों होगा, हमने कहा है कि ये ठीक है, समायोजन से जुड़ता है, अधिगम से जुड़ता है,
समझ रहे हो, ये अमूर्त चिंतन से जुड़ता है, योग्यताओं का समूह होता है वो। तो लास्ट ऑप्शन आपको अच्छे से देखना है। हार्वर्ड गार्डनर का मानना है, ठीक है, कि बुद्धि एक न होकर के बहुकारकी होती है, ठीक, मल्टी डायमेंशनल होती है बुद्धि। और उन्होंने इस प्रकार से 8 क्षमताओं के बारे में बात की है जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे। एज गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में कौन सी बुद्धि शामिल नहीं है। अब वो 8 प्रकार के जो बुद्धि बताई उनमें से कौन कौन सा था ये आपको याद होना चाहिए, तब आप ये पकड़ पाओगे कि उसमें क्या नहीं था। मैंने कहा था कि भाषाई बुद्धि बिल्कुल थी, तार्किक बुद्धि थी, स्थानिक बुद्धि थी, अंतर्वैयक्तिक की वहाँ पे हमने बात की थी, अंतर्वैयक्तिक मैं सब बताऊंगा आपको। स्मृति बुद्धि जैसे स्पेसिफिक करके उन्होंने अलग से नहीं बताया था कि स्मृति बुद्धि होती है। कोई विद्यार्थी स्वयं की मनोदशाओं एवं भावनाओं को अच्छी तरह से समझ पाता है। अगर स्वयं की भावनाओं को समझे तो आपको याद रखना है उसके लिए, ठीक है, अंतर्वैयक्तिक, क्या, इंट्रापर्सनल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रापर्सनल, आपको याद रखना है। और यदि वो इंटरपर्सनल बोले, क्या बोले, इंटरपर्सनल, इसको मैं आगे समझाऊंगा, अंतर्वैयक्तिक बोले तो दूसरे की भावनाओं को समझना होता है। तो खुद के लिए अंतर्वैयक्तिक होता है, दूसरों के लिए अंतर्वैयक्तिक होता है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उसी को यहाँ पे मैंने चेंज करके लिखा है कि एच गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार कोई विद्यार्थी दूसरे की मनोभावनाओं को समझे, मनोदशाओं को समझे, अच्छी तरह से समझ पाता है तो उसमें कौन सी बुद्धि होती है, ठीक है, इसको आप कमेंट करके बताएंगे। क्योंकि अभी मैंने बताया इसको कमेंट करना, ये आपके लिए कमेंट वर्क रहेगा। फिर कह रहा हूँ इसको कमेंट करना, आप कमेंट में लिखे इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन बी। इतना भी मैं बता दे रहा हूँ, ये दोनों तो आएगा नहीं, ये दोनों में बताएंगे और लिख के बताएंगे पूरा, अंतर्व्यक्ति या फिर अंतरावैयक्तिक। खाली जगह में एक घर के डिज़ाइन करने वाला वास्तुकार एक घर के डिज़ाइन कर रहा है खाली जगह में, ठीक है, कौन सी बुद्धि पाई जाती है। मैंने आपको इसको बड़े प्यार से बताया था, ठीक, कि उसमें स्थानिक बुद्धि पाई जाती है। क्या हो गया, ठीक है, इसको अच्छे से लिख लेना, स्थानिक बुद्धि पाई जाती है। आपको 28 क्वेश्चन दिए, इसके अलावा बहुत कुछ बना सकता था, उसको अभी एक्सप्लेन करूंगा, सब समाहित हो जाएगा। अब हम लोग कुछ कुछ एक्सप्लेन करते जाएंगे, ठीक है, यहाँ से आप समझने की कोशिश करना। पहला आपके पास क्वेश्चन था बुद्धि के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है, ठीक, यहाँ पर उसकी विशेषताओं को लेकर क्वेश्चन बनाया गया था। और सभी चीज़ असत्य आपको शुरू में दिखे थे, क्या दिखे थे, सभी असत्य चीज़ें आपको दिखे थे, ठीक, और लास्ट में आपको निकल के आया था जो कि सत्य चीज़ था। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, हमने कहा था कि बुद्धि जो है लैटिन शब्द के इंटेलिजेंसिया से बना है, जिसका अर्थ होता है टू अंडरस्टैंड। इसको अच्छे से देख लेना है ना, टू अंडरस्टैंड, जिसका अर्थ होता है समझना। सारी परिभाषाएं हमारे पास सामने आती है। और शुरू में तो इसको ज्ञान के रूप में जाना जाता था कि जिसके पास जितना ज्ञान है वो उतना बुद्धिमान है, लेकिन ऐसे जरूरी थोड़ी है। क्या उसको सीखना अच्छे से आ रहा है, क्या उसको अमूर्त चिंतन अच्छे से आ रहा है। तो साथ में हमने लास्ट में देखा था कि ये परिभाषा निकल के आती है भाई कि बुद्धि जो है अमूर्त चिंतन, अधिगम, अधिगम मतलब सीखना होता है, अधिगम एवं वातावरण के साथ समायोजन की क्षमता है, ठीक है। तो ये क्या है, बुद्धि की परिभाषा। फिर हमने देखा कि बहुत सारे बुद्धि की परिभाषाओं देते हुए बहुत सारे वैज्ञानिकों को हमने देखा था, लेकिन उसके पहले हमने विशेषता देखी थी। विशेषता में इंपॉर्टेंट है, यहीं से मैं सीधे एक्सप्लेन इसको करते जा रहा हूँ, आपको याद रखना है। यह जन्मजात होती है, पहली चीज़ क्या होती है, बुद्धि जन्मजात होती है। दूसरा, यह समायोजन, अधिगम एवं अमूर्त चिंतन की योग्यता है। तीसरा, यह व्यक्ति को उद्देश्यपूर्ण क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। अरे नीचे तो भूल जाए, तो क्वेश्चन के लिए था, अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना। इसके अलावा आपको याद रखना है जन्मजात तो होती है, सबसे अधिक प्रभाव आपको बोले, ठीक है, तो वो वातावरण का पड़ता है। क्या का पड़ता है, वातावरण का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। आपको ये वातावरण के साथ अनुकूलन करने में मदद करता है, आपको ये सटीक निर्णय से जोड़ता है। सटीक निर्णय मतलब आप अच्छे से निर्णय ले पाते हो, कितनी भी कठिन परिस्थितियां रहे। एक कोई सा भी लाइन क्वेश्चन पूछ ले, पहले पूछा भी गया है, ठीक है, कितनी भी कठिन परिस्थितियां रहे आप अच्छा निर्णय से जुड़ सकते हो, बेस्ट निर्णय आप ले सकते हो और उस कठिनाई से, उस परेशानी से आप बाहर आ सकते हो। ये मददगार है। आप तार्किक ढंग से सोच सकते हो, तार्किक ढंग से सोच सकते हो। आप उद्देश्यपूर्ण कार्य करोगे, क्या करोगे, ठीक है, उद्देश्यपूर्ण लिखने नहीं बन रहा है यहाँ पे, कार्य से जोड़ सकते हो। ये इसकी विशेषताएं हो जाएंगी। नेक्स्ट में चलता हूँ, बुद्धि नई परिस्थितियों में समायोजन की क्षमता है। इसके उत्तर मैंने आपको बता दिया, बट ठीक है। बहुत सारे वैज्ञानिक थे जिन्होंने अलग अलग परिभाषा दी। बहुत ने कहा है समायोजन की क्षमता है, बहुत ने कहा ये सीखने की क्षमता है, बहुत ने कहा यह, ठीक है, आपकी क्या की क्षमता है, अमूर्त चिंतन की क्षमता है।
आपको पूछा जा सकता है कि जो बुद्धि है वो वातावरण के साथ समायोजन की क्षमता है, ऐसा किसने किसने कहा? तो याद रखना है आपको, बर्ट ने कहा। किसने कहा है? बर्ट ने कहा है। साथ में आपको क्रूज का नाम याद रखना है, साथ में आपको ईस्टर्न का नाम याद रखना है, और साथ में आपको काल्विन। तो बर्ट, क्रूज, ईस्टर्न, काल्विन, इनने कहा कि बुद्धि समायोजन की क्षमता है। उसी प्रकार आपको याद रखना है बकिंघम का, शॉर्ट में बताऊंगा। उसके बाद आपको याद रखना है, ठीक है, यहाँ पे आपका गाल्टन आ जाएगा। क्या क्या टच हो रहा है? गाल्टन आ जाएगा। साथ में आपको डियरबर्न का याद रखना है, मैकडूगल और फिर थॉर्नडाइक। ये कहते हैं कि बुद्धि, ठीक है, सीखने की प्रक्रिया है, मतलब सीखने की योग्यता है। उसी प्रकार बिने और टर्मन, बिने, टर्मन और स्पीयरमैन, ये कहते हैं कि बुद्धि जो है अमूर्त चिंतन की योग्यता है। अब कुछ स्पेशल चीज़ मैं आपको बताऊंगा जहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, तार्किक ढंग से चिंतन करने, प्रभावशाली ढंग से क्रिया करने की क्षमता बुद्धि है। हमने इसके आंसर देख लिया। वो कौन थे? विस्लर साहब थे। सबसे पहले बुद्धि शब्द का जो प्रयोग है वो किया था गाल्टन ने, पहला चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले जो परिभाषा दी थी वो दी थी बोरिंग ने। ठीक, मैं एक एक चीज़ नहीं लिख रहा हूँ, ओके। उसके बाद सबसे मान्य परिभाषा, पहली बार जो सबसे मान्य परिभाषा आता है वो वेस्लर का आता है। सबसे मान्य एवं व्यापक परिभाषा इसका आता है, जिसके बारे में आपने क्वेश्चन में देख लिया। यहाँ तक एकदम क्लियर है। अब परिभाषाओं को लेकर आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। इसको आपने देख लिया, इसको स्किप कर रहा है ना। बुद्धि को समायोजन की योग्यता के रूप में देखने वाले वैज्ञानिक कौन कौन है, मैंने आपको समझा दिया, अभी समझाया। यहाँ से आप इसके आंसर खोज सकते हो, पहले मैंने इसको बताया दिया। इंपॉर्टेंट है कि किस वैज्ञानिक ने क्या कहा। ये थॉर्नडाइक का अच्छे से याद रख लेना, जहाँ पे हमने टाइपिंग मिस्टेक किया है। इसके अलावा थॉर्नडाइक के बारे में और बताया हूँ कि और उन्होंने क्या कहा था। आप क्लास में देखेंगे तो वो चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। ऐसी स्पेशल चीज़ आपको पूछे जा सकते हैं। यहीं मैं एक दो आपको परिभाषा और देता हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक है गाल्टन, फिर आगे हमने तो रखा है ना, गाल्टन। गाल्टन कहते हैं, ठीक है, बुद्धि सीखने की योग्यता है। वहीं पे क्रूज का कहना है, क्रूज कहते हैं कि नई तथा विभिन्न परिस्थितियों में, ठीक है, समायोजन की क्षमता है। बुद्धि अमूर्त वस्तुओं के संदर्भ में विचार करने की योग्यता है। यह कथन किसके? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रख लेना। वो विचार जो है, ठीक है, यह कथन जो है किनका हो जाएगा? वो टर्मन का हो जाएगा। नेक्स्ट है बिने के अनुसार बुद्धि क्या है। अभी हम लोग परिभाषा में चल रहे थे तो कुछ स्पेशल चीज़ को मैं यहाँ पे रखा है। तर्क, निर्णय, आत्म आलोचना की योग्यता, ठीक है, इसको मैंने आपको बताया था। थॉर्नडाइक एवं गैरेट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थॉर्नडाइक और गैरेट कहते हैं कि मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि होती है। क्या होती है भैया? मूर्त बुद्धि मतलब होता है जो सामने आपके दिख रहा है, सीधी सी बात है। आप जो काम कर रहे हो सामने आपके दिख रहा है। ऐसे बुद्धि वाले जो व्यक्ति होते हैं, याद रखना आपको, वो मशीनी कार्य से जुड़े होते हैं। क्या कार्य से? मशीनी कार्य से। जैसे इंजीनियर हो गया, जैसे वास्तुकार, जैसे मैकेनिक। इसे व्यवहारिक बुद्धि भी कहा जाता है, क्योंकि आप जो भी काम करते हो वो सामने दिख रहा है। भाई जो सामने दिख रहा है व्यवहार ही है, इसे व्यवहारिक बुद्धि कहते हैं। आप इसे गत्यात्मक बुद्धि के बहुत सारी इसमें एक्टिविटीज़ होती है, गत्यात्मक बुद्धि इसे कहा जाता है। इसे क्रियात्मक बुद्धि कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, मूर्त बुद्धि बोले, यांत्रिक बुद्धि बोले, व्यवहारिक बुद्धि, गत्यात्मक बुद्धि, क्रियात्मक बुद्धि, ये एक ही बुद्धि का नाम है, ठीक। मशीनी बुद्धि भी क्यों ना बोल दे, क्योंकि मशीन कार्य से जुड़े होते हैं। अमूर्त बुद्धि क्या होता है? ऐसे कार्य करते हो, ऐसे चिंतन आप करते हो जो आपको नहीं दिखता। जैसे कि दार्शनिक, कौन? दार्शनिक। आप खुद को ले लो, मैंने एग्जांपल वैसे भी दिया था। आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको इसके बारे में सोचना है, लेकिन जो आपकी सोच में जो चल रहा है, क्या आपको दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा है? आपकी बुद्धि में चल रहा है, वो हो गया अमूर्त, ठीक है, सीधी बात है। सामाजिक बुद्धि क्या होता है? हमने राजनेता का यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था। एक राजनेता, आजकल वोटिंग चल रहा है, ठीक है, अच्छा आचरण करेगा, प्रभावपूर्ण ढंग से आपके पास व्यवहार करेगा। क्वालिटी होती है उनके पास, ये बुद्धि होती है कि वो सामाजिक ढंग से सोच पाते हैं। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। वह व्यक्ति जो मशीन कार्य से जुड़ता है, जैसे इंजीनियर, मैकेनिक, निम्न हो सी कौन सी, यहीं से मैंने क्वेश्चन बनाया था। तो क्या हो जाएगा? मूर्त बुद्धि। मैं इसको स्पीड में इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है ना, मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिर ऐसी मानसिक क्षमता जिससे मानव उसके सामने जो चीज़ें हैं, ठीक है, उसमें परिवर्तन लाकर उपयोगी बनाता है, ये हो जाएगा। ये भी मूर्त बुद्धि का, ठीक है, वो हो जाएगा। एक दार्शनिक में कौन सी बुद्धि पाई जाती है? अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। हमने फिर अगला क्वेश्चन कहा था कौन सी बुद्धि एक अच्छा राजनेता होता है, अभी मैंने जस्ट बताया, वोट मांगने वाले, ठीक।
सामाजिक बुद्धि। आईक्यू का कॉन्सेप्ट किसने दिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आईक्यू को कॉन्सेप्ट देते हैं स्टर्न। किसने दिया, स्टर्न। लेकिन स्टर्न ने सिर्फ MA और CA बताया था। MA मतलब होता है मानसिक आयु और CA मतलब होता है वास्तविक आयु। मतलब आप जन्म से लेके अब तक आप कितने साल के हो, मान के चल 25 के हो। आप ऐसे सोच रहे हो जैसे 30 साल का बंदा सोच रहा है, आपकी दिमाग ऐसे चल रही है 30 साल के इंसान के जैसे, ठीक है। तो आपकी मेंटल एज 30 साल हो जाएगी। इस प्रकार हम लोग निकाले बोलता है ये जो स्टर्न है, क्या बोल रहा है, तो इस टाइप से निकालें तो IQ निकल जाएगा, ऐसे बोल रहा है। तो बोलता है टर्मन आके नहीं नहीं भाई ऐसे नहीं, हमें इंटू 100 लगाना पड़ेगा ताकि वो पॉइंट में आंसर ना आए, एग्जैक्ट पता चल पाए, पॉइंट में आंसर ना आए, तो इससे ज़्यादा आसानी होगी। तो MA/CA कर देते हैं, इंटू 100 कर देते हैं, ऐसा टर्मन साहब बोलते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से निकालो, और इस प्रकार से निकालो तो क्या हो जाएगा, आपकी 30 है, 25 आपकी 25 है, आप सोचते 30 के हो, अब इंटू यहाँ पे 100 कर लो। अरे ये 30 हो गया, ये 25 हो गया, और यहाँ पे ये 4 बार में चला जाएगा। तो 30 इंटू 4 इक्वल टू कितना होता है, 4 0 0 4 0 0 हो जाएगा, और 4 3 12। तो 120 IQ आता है आपका, यदि आप 25 साल के और 30 साल की सोच रखते हो। तो यहाँ से दो चीज़, एक कॉन्सेप्ट किसने दिया, स्टर्न ने दिया था, ठीक है। महत्वपूर्ण संशोधन करते हो फार्मूला किसने दिया, तो टर्मन ने दिया है, आपको याद रखना है। फिर हमारा जो अगला क्वेश्चन क्या था भाई, IQ का फार्मूला किसने दिया, ये आपने देख लिया। फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट किसे कहते हैं, एक्चुअल में जो आप बिने देख रहे हो, ठीक है, और साथ में इनके जो चेले थे साइमन, इनके द्वारा पहला बुद्धि परीक्षण दिया जाता है, और ये पेपर पेंसिल आधारित होता है। क्या होता है, पेपर पेंसिल आधारित होता है। इसका मतलब क्या है, ये 30 क्वेश्चन का एक संग्रह करते हैं, 30 क्वेश्चन, ठीक है, ये सेट करते हैं विद्यार्थियों के लिए, और उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पेपर पेंसिल आधारित, ठीक है, टेस्ट किसने दिया था, आंसर क्या होगा, बिने साइमन ने दिया था। पहला बुद्धि परीक्षण किसने दिया था, बिने साइमन ने दिया। अगर साइमन ऑप्शन है तो बिने करके आना, और दोनों है तो बिने कर लेना, ठीक है। तो बिने साइमन ने दिया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट कहा जाता है। किसे कहा जाता है, बिने को कहा जाता है, आपको याद रखना है। चीज़ें क्लियर हो रही है, ठीक, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, बुद्धि लब्धि का फार्मूला क्या है, मैंने आपको बता दिया था, ठीक, फिर कह रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, फिर से इसको बता रहा हूँ। IQ इक्वल टू MA/CA इंटू 100। MA मतलब मेंटल एज होता है, CA मतलब क्रोनोलॉजिकल एज होता है, या फिर इसको करेंट एज बोल लो, ठीक। MA मतलब मानसिक आयु, आपका दिमाग कितने उम्र का सोच रहा है, और CA मतलब आपकी जन्म तक के अब तक की आयु, मतलब वास्तविक आयु, ठीक है। अब तक आप कितने वर्ष के हो, इंटू 100 कर दोगे तो आपके IQ निकल के आ जाएंगे। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। स्पीयरमैन देते हैं इसको, कौन दे रहे हैं, इनका कहना है कि G और S फैक्टर होता है। इसको मैं सीधा बता रहा हूँ, है ना। इनका कहना है कि बुद्धि दो प्रकार की होती है, इसको कारक के रूप में दर्शाया, G फैक्टर और S फैक्टर। G फैक्टर होता है सामान्य बुद्धि, जो कि सब में समान होती है, ये सब में जन्मजात होती है, ठीक है। सब में समान का मतलब है कि सभी समान कार्य से जुड़ते हैं, सब में समान ऐसे नहीं, जन्मजात होती है, ये चीज़ें सभी के पास होती है, समान होती है, सभी कार्य से जुड़ती है, जैसे खेलना, दौड़ना, समझ रहे हो, छोटी छोटी चीज़ें करना, गाना। लेकिन बाथरूम सिंगर तो बहुत होते हैं, सभी बाथरूम में गाते हैं, तो ये जनरल फैक्टर है, समझ रहे हो। और वहीं से जाके आप अरिजीत सिंह बन रहे हो, अरिजीत सिंह गायक, ठीक है। तो अरिजीत सिंह के लिए क्या गाना जनरल फैक्टर है, गा तो आप भी रहे हो, नहीं, अरिजीत सिंह के लिए क्या है, स्पेशल फैक्टर है, विशिष्ट फैक्टर, स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक फैक्टर है, विशिष्ट फैक्टर है। तो अरिजीत सिंह के पास क्या हुआ, G फैक्टर बिल्कुल है, ठीक है। साथ में S फैक्टर भी उनके पास है, क्योंकि अलग लेवल में अपनी सिंगिंग को लेके वो गए हैं, ये चीज़ याद रहेगा। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो G फैक्टर, ठीक है, ये जन्मजात होती है, इसमें वातावरण को उतना प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन S फैक्टर इसे अर्जित करना पड़ता है। अर्जित करना मतलब कई बार प्रैक्टिस करना पड़ता है, बहुत सारे प्रैक्टिस करना पड़ता है, कमाना पड़ता है इसको, तब जाके आप अच्छे सिंगर बनते हो, अच्छे आप क्रिकेटर बनते हो। समझ में आ गया होगा। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति में जन्मजात होता है,
इसी से मैंने क्वेश्चन बनाया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला जी कारक। तो आंसर क्या हो जाएगा? जी कारक। अब आपको समझ में आया क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन था स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में कौन सा तंत्र शामिल नहीं है? इसको मैंने वहीं पे समझा दिया था भाई। त्रितंत्र का सिद्धांत स्टर्नबर्ग ने दिया है। उनका कहना है कि बुद्धि, ठीक है, बुद्धि को जोड़ते हैं, किससे जोड़ रहे हैं जी? सूचना, याद रखना है आपको, एकत्रण से। सूचना एकत्रण से, सूचना संसाधित करने से बुद्धि जुड़ता है। मतलब बुद्धि कार्य क्या होता है? सूचना को संसाधित करना, सूचनाओं को एकत्रित करना। और एकत्रित करते हुए आप अपनी क्षमताओं को प्रयोग करते हो, उसे व्यवहारिक तंत्र कहेंगे। आप अपने अनुभव से सूचनाओं को एकत्रित कर रहे हो तो उसे सृजनात्मक कहेंगे, क्रिएटिविटी। विश्लेषण क्या होता है? तर्क वितर्क से आप जुड़ रहे हो, मतलब विश्लेषण कर रहे हो, ठीक है, सीधी सी बात है। एनालाइज कर रहे हो आप, तर्क वितर्क से जुड़ रहे हो, कैसे करना है इससे जुड़ रहे हो, ठीक है। इस प्रकार से डाटाओं को, मतलब सूचनाओं को आप संसाधित कर रहे हो, एकत्रित कर रहे हो जाएगा विश्लेषण तंत्र। और इस तीनों को उन्होंने बुद्धि भी कहा है। तो उन्हें 3 प्रकार की बुद्धि उन्होंने बतलाई थी स्टर्नबर्ग ने। बुद्धि के ग्रुप फैक्टर थ्योरी ए इंपॉर्टेंट है, साथ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एच गार्डनर वाला है। तो आपको समूह कारक थ्योरी बोले, ग्रुप फैक्टर थ्योरी बोले, तो किनका नाम याद रखना है भैया? थर्स्टन का नाम याद रखना है। थर्स्टन का कहना है कि बुद्धि 7 प्रकार की होती है। 7 PMA कहा, बुद्धि 7 प्रकार की होती है, जिसको इन्होंने 7 PMA कहा। अभी क्या होता है? पी का मतलब होता है प्राइमरी, क्या होता है जी? प्राइमरी। और एम का होता है मेंटल, और ए का मतलब होता है, ठीक है, एबिलिटी। एबिलिटी होता है प्राइमरी, मेंटल, एबिलिटी। यह सिद्धांत किसने दिया? क्या नाम आएगा? थर्स्टन। सीधी सी बात है, आप चाहो तो याद रखो। जैसे उन्होंने वाचिक बोध कहा, उन्होंने संख्यात्मक कहा, देशिक कहा, प्रत्यक्षिक कहा, शब्द प्रवाह की बात की, स्मृति की बात की, आगनात्मक की बात की। तो इनमें से कौन सी बुद्धि शामिल है, कौन सी बुद्धि शामिल नहीं है, ऐसे एक क्वेश्चन बन सकता है। तो आप, ठीक है, क्लास में जाके उसको देख लेना अच्छे से, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी अच्छे से और कर दिया है उसको। अगला आपके पास जो क्वेश्चन था, ठीक है, गिलफर्ड ने अपनी बुद्धि के सिद्धांत में विषय वस्तु के अंतर्गत रखा। इसको मैं यहाँ पे नहीं समझा पाऊंगा, समझा सकता हूँ, बहुत टाइम और चला जाएगा, आपके 8-10 मिनट और लग जाएंगे। आप क्लास में इसको जाके देखेंगे। उसका कहना है कि भाई एक विषय वस्तु होती है, संक्रिया होती है, उत्पाद होती है। मैं इसको एक निष्कर्ष के तौर पे समझाऊँ तो विषय वस्तु मतलब आप उसके अनुभव करने से जुड़ते हो। उसके बाद संक्रिया मतलब आप उसको सोच रहे हो, आपने कुछ अनुभव किया, फिर आप सोच रहे हो और उससे क्या रिजल्ट निकल के आया, सीधी सी बात है ये। तो उन्होंने विषय वस्तु में क्या क्या रखा, क्या क्या नहीं रखा। उन्होंने विषय वस्तु में क्या रखा, क्या नहीं रखा, संक्रिया में क्या रखा, क्या नहीं रखा। फिर जो उत्पाद आ रहा है, जो परिणाम आ रहा है, वो किस रूप में आ रहा है, क्या वो इकाई के रूप में आ रहा है, क्या वो वर्ग के रूप में आ रहा है। ये सब चीज़ उन्होंने किस पे रखा है? उत्पाद में रखा है। तो उन्होंने विषय वस्तु के अंतर्गत, ठीक है, विषय वस्तु के अंतर्गत दृष्टि को रखा था, श्रवण को रखा था, आपको पता होगा 5 प्रकार उन्होंने रखा था। लेकिन मूल्यांकन को नहीं रखा था, संक्रिया के अंतर्गत रखा था, तार्किक सोचने के अंतर्गत। फिर जाके परिणाम के अंतर्गत फिर से आपको 6 पढ़ने पड़ते हैं। तो आप क्लास में देखेंगे जी, है ना, इसको वहाँ पे ज़्यादा आपके लिए आसानी रहेगी। बहुबुद्धि का सिद्धांत एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं 2-3 चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। एच गार्डनर, पहली बात तो ये है कि बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है एच गार्डनर के द्वारा दिया गया। किसने दिया इसको? एच गार्डनर ने। दूसरा इंपॉर्टेंट है, एच गार्डनर कहते हैं कि बुद्धि एक प्रकार की नहीं होती। बुद्धि क्या होती है? बहुकार की होती है। ठीक है, एक एक चीज़ एकदम नहीं जाऊँ, बहुकार की। एच गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धियों के बारे में जिक्र किया, 8 प्रकार की बुद्धियों के बारे में बताया, और कहीं कहीं 9 भी इनके बारे में मिलता है। लेकिन वर्तमान में आप देखोगे एनसीईआरटी में तो 8 प्रकार आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब वो कौन कौन से होते हैं? तो एच गार्डनर का कहना है कि भाषाई बुद्धि होती है, तार्किक एवं गणितिक बुद्धि होती है। उनका कहना है स्थानिक बुद्धि होती है, शारीरिक गति बुद्धि होती है, संगीतिक बुद्धि होती है। ठीक है, अब ऐसे कर रहा हूँ, है ना, आप क्लास में जाएंगे, मैं इसको समझा दे रहा हूँ आपको एक बार। एक होता है इंटरपर्सनल, एक होता है इंट्रापर्सनल, फिर आप कहेंगे प्राकृतिक बुद्धि होती है। एक एक बार फिर नाम लेके बताता हूँ। भाषाई बुद्धि मतलब भाषाओं बहुत अच्छे से पकड़ हो सकती है उसके पास। तार्किक गणिती, उससे पकड़ हो सकती है। फिर हमने कहा स्थानिक, आपने एक रूम लिया, ठीक है, एकदम कोरा रूम है। कोरा रूम मतलब एकदम खाली रूम है। आप बोल रहे हो यहाँ पे मेरे को बेड रखना है, यहाँ पे मेरे को दर्पण रखना है, देखने के लिए आईने रखने हैं, यहाँ पे सौंदर्य प्रसाधन यंत्र आपके रहेंगे, यहाँ पे आप डीजे वीजे बजाओगे, नाचोगे गाओगे, यहाँ पे आपके, है ना, कुछ कुछ टेबल रहेंगे, यहाँ पे चाय के लिए कप रखूँगा मैं,
बहुत सारे सोच लिए, उस हिसाब से अरेंज करने के लिए आपने सोच लिया, पेपर में आपने देख लिया कि इस प्रकार से मेरे को लिखना है। क्या आपने रियल में वैसे किया? नहीं। मानसिक प्रतिमा बना रहे हो, जैसे कि वास्तुकार, आप घर के लिए खाली प्लाट दिखा देते हो, अपने दिमाग में पूरा घर बना लेता है वो, और वैसे ही बना के आपको दे देता है। मतलब मानसिक प्रतिमा से जो जुड़े चित्रकार होता है, वास्तुकार होता है, मूर्तिकार होता है, ठीक है, जिसमें मानसिक प्रतिमा बन रही है, ठीक है, उसे स्थानिक बुद्धि कहते हैं, उसमें स्थानिक बुद्धि होती है। एकदम क्लियर है। फिर आपके पास मैंने कहा स्थानिक के बाद शब्द प्रवाह, जिसमें शब्द प्रवाह के लिए हो, स्मृति मैंने आपको बताई, लेकिन आगे चल के इंपॉर्टेंट हो जाएगा इंटरपर्सनल और इंट्रा। इसे हम लोग इंटर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं जी? इंटर। और इसे हम लोग इंट्रा कह रहे हैं, याद रखना। बस इंटर और इंट्रा पकड़ लो, अंतर और अंतर वैयक्तिक, अंतरा, ठीक है। ये हो जाएगा अंतर और ये हो जाएगा अंतरा। आपको बोले अंतर वैयक्तिक, ठीक है, अंतर वैयक्तिक बुद्धि क्या होती है? क्या कहोगे? अंतर वैयक्तिक, दूसरे के भावनाओं को, दूसरे के मनोदशाओं को, दूसरे की आवश्यकताओं को, दूसरे के रुचियों को समझना क्या होती है? अंतर वैयक्तिक होती है। अंतर शब्द मैंने यूज़ किया। क्या होती है भैया? अंतर वैयक्तिक होती है। और आपके खुद के भावनाओं को समझ रहे हो, खुद के एक्सपेक्टेशंस समझ रहे हो, आवश्यकताओं को समझ रहे हो, रुचियों को समझ रहे हो, मनोदशाओं को अच्छे से समझ रहे हो, वो क्या हो जाएगी? इंट्रापर्सनल हो जाएगी। आपको याद रखना है, अंतरा वैयक्तिक हो जाएगी। मैंने कहीं पे इंटरपर्सनल पर्सन तो नहीं बोला ना, इंटरपर्सनल है, याद रखना, और इंट्रापर्सनल। क्लियर है? अंतर वैयक्तिक और अंतरा वैयक्तिक दोनों में आपको चीज़ें अच्छी। और प्राकृतिक क्या होता है? सीधे एग्जाम्पल समझ लो ना यार, किसान जो प्रकृति से जुड़ा हो, प्रकृति से प्यार करता हो, समझ में आ रहा है, प्रकृति उनको भाता हो, उनके साथ एक अलग जुड़ाव हो, हमारे किसान भाई, ठीक है। इससे अच्छा क्या उदाहरण इसके लिए हो सकता है? नेक्स्ट है एच गार्डनर के अनुसार बुद्धि को लेकर क्या माना था। मैंने इसको भी एक्सप्लेन कर दिया है कि उन्होंने एक प्रकार की बुद्धि नहीं मानी। एच गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धिक सिद्धांत में कौन सी बुद्धि शामिल नहीं है, इसको भी मैंने आपको बता दिया। 8 प्रकार की क्षमताएं शामिल है। स्मृति जैसी चीज़ उन्होंने नहीं कहा, इसके अलावा कोई भी और चीज़ आए, ठीक है, वो भी उन्होंने नहीं कहा है। सिर्फ 8 प्रकार आपको याद रखना है। भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितिक बुद्धि 2 हो गए, तीसरा स्थानिक बुद्धि, चौथा शारीरिक गति बुद्धि। शारीरिक गति बुद्धि मतलब एक्टर ले लेना आप, डांसर ले लेना आप, क्या गति करते हैं उन लोग, क्या नियंत्रण होते हैं उन पे, ठीक है। संगीतिक बुद्धि हो जाएगा, अंतर्वैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक, और सातवां आपका जो 8वां हो जाएगा प्राकृतिक बुद्धि, हमारे किसान भाई से जोड़ लेना। एकदम क्लियर है। तो एच गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धिक सिद्धांत में कौन सी बुद्धि शामिल नहीं है? आंसर दे दोगे, बहुत ईजिली दे दोगे, ठीक है। भाषाई बुद्धि तो है, तार्किक बुद्धि है, स्थानिक बुद्धि है, मैं यहाँ पे बहुत सारे और कुछ भी बोल सकता हूँ, अंतर्वैयक्तिक बोलूँ, अंतर्वैयक्तिक बोलूँ, सब है। क्या आप स्मृति बुद्धि देखे हो? नहीं भाई, हमने नहीं देखा, तो आंसर वही होगा। कोई विद्यार्थी स्वयं की मनोदशाओं को, भावनाओं को अच्छी तरह समझ पाता है, तो उसमें कौन सी बुद्धि होती है? इसमें जी अंतरावैयक्तिक होती है जी, इसमें इंट्रापर्सनल होती है, आपको याद रखना है। और वहीं पे वो दूसरों के समझे, दूसरों की भावनाओं को समझे, आवश्यकताओं को समझे, तो वो हो जाएगा क्या? इसको मैंने कमेंट करने बोला है, अभी भी बोल रहा हूँ भैया, इसको कमेंट कर दो आप, तभी इस क्लास की वैल्यू है। मैं आपको समझा के पढ़ा रहा हूँ, इतने मैं आपको समझा रहा हूँ, एमसीक्यू सेशन को समझा रहा हूँ, साथ में आपके लिए क्वेश्चंस भी ला रहा हूँ। अब वो यहाँ पे देखने की कोशिश करोगे, एक चीज़ देखो, 1:59, 2 बजे हुए हैं रात, ठीक है। ये आपके लिए मेहनत है, कमेंट करना ना भूलना, ठीक है। और लाइक भी ठोको यार। खाली जगह में एक घर की डिज़ाइन करने वाला वास्तुकार में कौन सी बुद्धि होती है? बिल्कुल इसमें स्थानिक बुद्धि होती है। हमने इस पर बात की, पता नहीं कितनी लंबी वीडियो बनी, आधे घंटे की वीडियो बननी चाहिए, ठीक है। लेकिन ज़बरदस्त क्वेश्चन हमने देखे, ज़बरदस्त तरीके से हमने समझ भी लिए। इसके अतिरिक्त आप क्लास में जाएंगे तो और आपको समझ में आएगा। आप मेरे क्लास को एमसीक्यू से शुरू करो या फिर क्लास के बाद एमसीक्यू करो, एमसीक्यू के बाद भी क्लास कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सभी में बहुत अच्छे कंटेंट्स बहुत अच्छे से आपको समझाई जाएगी, रियल चीज़ें दी जाएगी। एक चीज़ और, थॉर्नडाइक के बारे में मैंने आपको बताया है। यदि क्लास में मैंने वहाँ पे गाल्टन बोल दिया होगा, मेरे को डाउट है, खुद पे डाउट हो रहा है, मैंने वहाँ पे गाल्टन बोला होगा, जो आपके थॉर्नडाइक वाली परिभाषा है, ठीक है, अनुभव से लाभ उठाने वाली बात। यदि वहाँ पे मैंने गलती से गाल्टन बोला होगा, मेरे मन में बार बार आ रहा है, मैंने गाल्टन कर दिया वहाँ पे, ठीक है, तो गाली मत देना गाल्टन से, वहाँ पे थॉर्नडाइक कर लेना, उसको सुधार के मैं कमेंट बॉक्स में भी वहाँ पे डाल दूंगा, ग्रुप में भी इसको मैं डाल दूंगा। तो आप ग्रुप से भी जुड़ना ना भूलें। अगर नए स्टूडेंट हैं तो ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको करंट अफेयर्स भेजे जाते हैं, फ्री में टेस्ट लिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त वहाँ पे और क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे, सभी क्लासों के लिंक वहाँ पे भेजे जाते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, दोस्तों शेयर करना, कमेंट करने मत भूलना। को आंसर चाहिए,
आंसर बस आप दे दो। मिलता हूँ अब अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, बहुत अच्छे से पढ़ाई करना, इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, जो समझाएं उसको ध्यान में रखना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।